यादी जी आहे ती राष्ट्रवादीकडून जाहीर करण्यात आली. मात्र भिवंडीचे जे उमेदवार आहेत बाळामामा यांच्यावरती MMRDAने कारवाई केली. इतके दिवस ते म्हणजे तुमच्याकडे प्रवेश केल्यापासून आत्तापर्यंत शांत होते, मात्र उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर ही कारवाई झाली. ही दुर्दैवाची बाब आहे की लोकशाहीमध्ये आपण निवडणुका सुरुवात झाल्यानंतर फक्त निवडणुकांच्या कामाला लागतो आणि शासकीय यंत्रणेचा कमीत कमी वापर व्हावा अशी अपेक्षा असते. MMRDAचे प्रमुख कोण आहेत मला आठवत नाही आहे, पण त्यांनी राजकीय हस्तक्षेप करणं हेच मुळात चुकीचं आहे. जर ते अनधिकृतच होतं ते एवढे दिवस हे शांत का बसले होते. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे बाळामामाकडे या सगळ्या गोडाऊन्सच्या हायकोर्टाच्या स्टे ऑर्डर आहेत. हायकोर्टाच्या स्टे ऑर्डर आहेत. असं असताना कारवाई करणं जुलूम जबरदस्तीने पोलिसांचा वापर करून तुम्ही काय घाबरवता काय लोकांना. हे घाबरणारी लोक नाही आहेत. मला माहिती आहे इथे अश्विनी जोशी नावाच्या कलेक्टर होत्या. त्यांनी एक पुनरावलोकन अहवाल तयार केला आणि त्या पुनरावलोकन अहवालामध्ये काय काय गुपितं आहेत आणि किती रुपये देऊन त्यांची बदली करण्यात आली हे मला पण माहिती आहे. स्वातंत्र्य काळात ज्यांना जमिनी मिळाल्या होत्या त्यांच्या जमिनीचा फेरफार फिरवून आपल्या नावावर कोणी कोणी जमिनी केल्या याचा इतिहास अख्ख्या भिवंडीकरांना माहिती आहे. आपण जर स्वच्छ हाताचे असू, धुतल्या तांदळासारखी असू तर दुसऱ्यांवरती अटॅक करायला सोपं असतं. पण आपलेच पाय इतके चिखलात रुतलेत की कशाला दुसऱ्यांवर हल्ला करताय. सर, तुम्ही मुंब्रा कौसामध्ये लकी कंपाऊंड संदर्भात जर आता हे होऊ द्या ना. त्यामुळे असे एखाद दोन गोडाऊन तोडून किंवा धमकावून काही होणार नाही. तुमच्या या धमक्यांना आता अख्खा देश घाबरेनासा झाला आहे. कारण का देशाला कळलं आहे की तुम्ही फक्त घाबरवून आणि दम देऊनच निवडणुका जिंकू शकता. जिंकू शकता नाही, तुम्ही एवढंच काम करू शकता. निवडणुका हारणार हे नक्की झालं आहे. जर निवडणुका हारणार नसेल तर माणूस हे धंदे करत नाही. जेव्हा त्याला कळतं की आपल्याला जरा आता वाईट परिस्थिती निर्माण आली की समोरच्याला घेरण्यासाठी तो हे सगळे धंदे करतो. बाळामामा मजबूत उमेदवार आहे. आज सर्वात जास्त जिल्हा परिषद सदस्य हे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आहेत तिथे. त्याच्यामुळे मला वाटतं की हे असल्या छोट्या मनाची कामं करणं लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अतिशय चुकीचं, तुमची घाणेरडी विकृत मानसिकता दाखवणार आहे. अशी माणसं लोकसभेत जाणार असतील तर ही महाराष्ट्राच्या नाही देशाच्या दृष्टीने लज्जास्पद गोष्ट आहे. राजकारण हे सुडासाठी द्वेषासाठी करायचं नसतं, समाज हितासाठी करायचं असतं. हे राजकारणाचं मुख्य गणित आहे. हे जरा समजून घेतलं असतं तर बरं झालं असतं. सर, बाळामामांचं ज्यावेळेस ते शिंदे गटामध्ये गेले होते त्याच्यानंतर इतके दिवस ही कारवाई रोखून धरण्यात आली. मात्र उमेदवारी दिल्यावरच ही कारवाई. मीच तेच सांगतोय की उमेदवारी दिल्या 2 तासात कारवाई करणं ह्याच्यातनं सरकार आणि सरकारी यंत्रणेचा हेतू स्पष्ट होतो. असं तुम्ही घाबरवून कोणाला गप्प बस फॉर्म मागे घे असं करता येत नाही. उलट मी सांगतो पॉलिटिकल भाषेत आज पूर्ण महाराष्ट्रात बाळामामाला सहानुभूती मिळेल. हायकोर्टाची स्टे ऑर्डर असताना तुम्ही त्याच्या गोडाऊनवर गेलेच कसे. आणि अख्ख्या MMRDAला माहिती आहे की बाळामामाकडे हायकोर्टाची स्टे ऑर्डर आहे म्हणून. स्टेटस को आहे. झालं, संपलं. सांगली आणि भिवंडीची जागा जी आहे त्याच्यावरती नाना पाटोले यांनी त्याबद्दल बोलत असतो. त्याच्याबद्दल आपण दुसऱ्या पक्षाच्या, मी काय दुसऱ्या फळीतला नेता आहे, मी काय मुख्य नेता नाही आहे. त्यामुळे ह्याच्यावर मी काही बोलणं योग्य पण होणार नाही. नाना माझे मित्र आहेत, नाना माझा चांगला मित्र आहे. मी याच्यावर काही भाष्य करणार नाही. भिवंडीमध्ये अजूनही काँग्रेस कार्यकर्ते प्रत्येकाला शेवटच्या क्षणापर्यंत
आपली लढाई लढण्याचा अधिकार असतो, तो आपण हिरावून तर घेणार नाही. हिलाच लोकशाही म्हणतात. सर, भिवंडीच्या बाबतीत हा वाद सुरू आहे, मात्र कल्याण मध्ये देखील अजूनपर्यंत उमेदवारी जाहीर करत नसतील किंवा ठाण्यातली परिस्थिती जर आज आपण पाहतोय की महायुती अजून उमेदवारी जाहीर करत नाही, काय नक्की परिस्थिती असेल? डायरेक्ट एबी फॉर्म हातात देऊन त्या दिवशी जाहीर करण्याचा देखील विचार केला जातो त्यांच्याकडून. असं आहे की दुसरा काय करतो ह्याच्याकडे लक्ष देत मी कधीच लक्ष देत नाही. त्यांचे कोण उमेदवार आहेत त्यांच्याकडे मी कधी बघत नाही, कधी भाष्यही करत नाही. त्याच्यामुळे मला कधीच हा प्रश्न विचारत जाऊ नका की महायुतीत असं चालू आहे, त्यांच्याकडे काय चालू आहे, मला काय करायचं. दररोज सकाळी दुपारी संध्याकाळी इथे बंगल्यावर मीटिंग असते आणि मग बाहेर आल्यावरच एकत्रित सगळे हसतानाचे फोटो असतात आणि नंतर मग फोनाफोनी सुरू होती एक दुसऱ्याला. हे सगळं माहिती आहे, सगळ्यांना माहिती असतं. आपल्याला काय करायचं, त्यांच्या घरात काय चालू आहे, मला काय करायचं आहे. मला माझं घर व्यवस्थित ठेवायचं आहे बस. सर 3 ते 4 नावं चर्चेत आहेत. मला काय करायचं आहे. 3 का 4 नावं चर्चेत आहेत, मला काय करायचं आहे. मला खात्री आहे प्रताप सरनाईकांना उमेदवारी मिळणार. सांगलीची जागा ठाकरे गट करणार. झालं ना, बोललो ना त्याच्यावर. सर, प्रताप सरनाईकांचे मित्र देखील आहेत, जर त्यांना उमेदवारी मिळाली. जुने मित्र रिंगणात येत आहेत, काय प्रत्येकाला रिंगणात येण्याचा अधिकार आहे ना. तो प्रताप असो नाही तर रवी असो, प्रत्येकाला अधिकार आहे. उमेदवारी मागणं हा काही चूक नाही आहे. विरोधी पक्षात आपण असून देखील आपणास ठाऊक आहे की प्रताप सरनाईकांना तिकीट मिळणार आहे, परंतु असं माझी मनापासून इच्छा आहे की त्याला तिकीट मिळावं. हिंदी सर, राज्यामध्ये विडंबनाचं राजकारण सध्या सुरू पुढे? आहे. राज्यामध्ये विडंबनाचं राजकारण विडंबन सुरू आहे. म्हणजे हे महापुरुषांवर जातीपातीचं राजकारण केलं जातं निवडणुकीच्या तोंडावर. हे तर म्हणजे हिंदू, मुसलमान, दलित हे तर प्रमुख असतात. गेले 6 महिने मराठा विरुद्ध ओबीसी ही लढाई पेटवणारे आता नाशिकचे उमेदवार आहेत. ओबीसीचं रिझर्वेशन 1% तरी हल्लं का कुठे? पहिल्यापासून सांगत होतो की ओबीसीचं रिझर्वेशन कोणाचा बाप हलवू शकत नाही, पण मुद्दामून ओबीसींना घाबरून ठेवून आणि नंतर मग त्याच्या मागचं राजकारण उघड होतं. कसं उघड होतं तर बरोबर लोकसभेची सीट घेतली त्यांनी नाशिकवरनं. सर, शुभेच्छा द्या छगन भुजबळांना. माझ्या सगळ्या 48 उमेदवारांना जेवढे उमेदवार आहेत सगळ्यांना शुभेच्छा आहेत. त्याच्यात काय. ओबीसी समाजाचं नेतृत्व करणार छगन भुजबळांना तिकीट. अरे माझ्या शुभेच्छा आहेत ना, मी कुठं म्हटलं की त्यांचं वाईट व्हावं. पण माझा जो उमेदवार असेल राजाभाऊ वाजे, हे माझ्या गावातले आहेत, सिन्नरमधले आहेत, त्यांचा प्रचार करीन मी. पण फक्त आजही सांगतो की मी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की हे जे काही चालू आहे मराठा विरुद्ध ओबीसी हा एक राजकीय डाव आहे आणि त्या राजकीय डावाचे प्रमुख अंपायर हे छगन भुजबळ होते. छगन भुजबळांनी पूर्ण ओबीसी समाजाला वेगळ्या दिशेला नेलं आणि ते आपल्या युतीच्याकडे कसे वळतील याचा प्रयत्न केला. प्रयत्न करत असताना त्यांना घाबरवलं. 12 बलुतेदार जे हजारोनी वर्ष एकत्र होते त्या 12 बलुतेदारांमध्ये भांडणं लावण्याचा प्रयत्न केला की तुम्ही ह्याचे केस कापू नका, तुम्ही ह्यांना मटण देऊ नका. हे काय ज्यांचं चरितार्थ, ज्यांचं उत्पन्नाचं साधन हा त्यांचा व्यवसाय वर्षानुवर्ष, त्यांना असं काहीतरी सांगून कशाला भडकवायचं. त्याने जरूर निवडणूक लढावी, पण आयुष्यात हे पाप करू नये की 12 बलुतेदारांमध्ये भांडण लागेल. म्हणजे त्यांचा मतलब साध्य झाला निवडणूक लढवण्याचा. मतलब साध्य झालाय की नाही ते निवडणुकीत समजेल. जीत क्या है? आडलराव किसके हैं? किसके हैं? और दूसरे उम्मीदवार कौन है? अर्चना पाटिल. वो किधर से आई है? उसके पति कौन है? तो 2 बीजेपी के सदस्य उनके खासदार है.
और दो एक घरवाली है और एक उनका खास जिगरी दोस्त जिसके वजह से वो पार्टी छोड़ के चले गए। यानी उनके मन दूषित करने वाले जो 2-3 लोग हैं उसमें से वो एक है। तो मुझे बताइए अजीत पवार जी ने क्या पाया? जिस घर में लिस्ट वो बनाते थे उस घर में उनको मालूम है, अब दूसरे जब घर में गए तो उनको मालूम ही नहीं कि उनको मिलना आ गया है। बुरा नहीं लगता होगा उन्हें? मैं बोलता हूँ उनको बुरा लगता होगा कि इतना श्रीखंड ये वो जिलेबी मटन चिकन से भरा हुआ मेरा पूरा खाना छोड़ के मैं कहाँ आ गया। यहाँ तो वो कहते हैं ना पत्रावली को क्या बोलते हैं हिंदी में? पत्ता पत्तन। वो पत्तन पे क्या रखा है वो भी मालूम नहीं, आने वाला है। तो वहाँ ऐसा देख के यहाँ तो ऐसा था, अरे भरा हुआ है। ये अंतर होता है जब आप दूसरे के घर में कुदी मार देते हो ना तो घर के मालिक नहीं बन सकते आप। जिस घर के मालिक थे अब उस घर में आप अनजान हो। सर एक आखिरी सवाल है, ये जो संघर्ष चल रहा था उसी नासिक से छगन भुजबल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन मराठाओं के समाज की तरफ नहीं, देखो मेरे को मराठाओं का और ओबीसी का कोई झगड़ा कोई नहीं लगा सकता है। मराठा और ओबीसी आज नहीं, ये बहुजन जातियाँ हैं। ये पिछले 5,000-10,000 वर्षों से एक ही गांव में एक साथ रहे। कभी उनमें तू मैं तू ये तू वो ऐसा कभी नहीं होता है। क्या तेली के बिना गांव चल सकता है? तेल के बिना? क्या कुंभार के बिना गांव चल सकता है? क्या माली के सिवा गांव चल सकता है? क्या खाटिक के सिवाय गांव चल सकता है? किराना माल बेचने वाले के सिवाय वैश्यवाणी गांव चल सकता है? हर एक की जातियाँ उसके काम पे लाई गई थी। यहीं तो मनुवाद की शुरुआत हुई। अब ये जातियां जब हजारों बरस साथ में रही है तो मैं मानता हूं उनमें दरार डालने वाला गुनहगार है। वो महाराष्ट्र के समाज व्यवस्था को आग लगाना चाहता था। ये तो अच्छा है कि सभी लोगों ने मर्यादा बरताई और यहाँ पे अंगार नहीं लगा, वरना ऐसा अंगार लगता तो हर गांव में तुमको भुगतना पड़ता। पूरे महाराष्ट्र का सामाजिक स्वास्थ्य खराब हो जाता। आपकी राजनीतिक सफलता के लिए लोगों के घर को जलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर सुप्रीम कोर्ट में नवनीत राणा को 4 साल लगे कास्ट सर्टिफिकेट पर भाग्यशाली वो ऐसा है कि भाग्य कैंडिडेट रामटेक के थे, उनका 8 दिन में ये कभी कभी किसी का भाग्य अच्छा होता है। वो बेचारी दलित औरत है, बरवे, पैसे से भी मजबूत नहीं है। सब सच्चाई जानने के बावजूद उसको स्टे ऑर्डर देने के बावजूद उसको कहा गया कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो दलित थी, पिछड़े वर्ग से थी। पिछड़े वर्ग को पूछने वाला कौन है? आपने देखा ना, द्रौपदी मुर्मू खड़े हैं, देश की प्रथम नागरिक। जब भारत रत्न दिया जाता है वो अकेली स्टेज पे बैठती है। यानी हर पंतप्रधान अकेले, हर राष्ट्रपति अकेले स्टेज पे बैठता है और पंतप्रधान नीचे बैठते हैं सब। आप देखिए आर्काइव्स में जाके सब भारत रत्न आज तक जितने दिए होंगे उसमें उसकी एक अलग गरिमा है, उसका अलग ऊंचाई है। बेचारी उधर कोने में कोपरे में खड़ी है ऐसे हाथ। हमारे पीएम बैठे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी की उम्र हो गई, वो बेचारे चल भी नहीं सकते, वो बैठे तो हमको कोई है नहीं। लेकिन कम से कम एक कुर्सी तो द्रौपदी मुर्मू को दे दी होती। क्यों? दलित है बेचारी, आदिवासी है। हमसे हमारे साथ कैसे बैठेगी वो? हमारा धर्म स्वीकार नहीं करेगा वो। ये हम भ्रष्ट हो जाएंगे। वो भी औरत और आदिवासी तो नामुमकिन है। आज भारत में जितने भी उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ से होने चाहिए, एक भी राष्ट्रपति के हाथ से नहीं हुआ। जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो खोलने का काम सिर्फ राष्ट्रपति का था।
जब आप धर्मनिरपेक्ष भारत कहते हो तो राष्ट्रपति उसका, लेकिन आपने वहाँ साधु लाए। मैं आज ये भाजपा के हर किसी भी नेता को पूछता हूँ, 1 घंटा देता हूँ, किसी भी एक चैनल को बुला करके उन साधुओं के नाम बता देना। नहीं तो जिस दिन नेहरू जी ने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था, 15 मिनट दो, मैं हर एक के नाम बता दूंगा किसने किसने उद्घाटन किया। दैट इज पीपल्स हाउस, लोगों का घर है वो, लोगों की समस्या वहाँ छुड़ाने का काम किया जाता है, लोगों के सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है। वो धर्म सभा नहीं है कि तुम साधुओं को बुला करके, तुम्हें राष्ट्रपति के पूरे उसका सम्मान तो छोड़ो, अपमान भी छोड़ो, उसको तो ऐसा किया है कि मेरे जैसे जो संविधान में भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, राष्ट्रपति की क्या इज्जत होनी चाहिए इसका अभ्यास करते हैं, मुझे लगता है ये माफ़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ औरत और दलित और आदिवासी होने के नाते अगर आप उसको बाजू में रख रहे हो, आप कुर्सी पे बैठे हो और तुम्हारा राष्ट्राध्यक्ष खड़ा है, ये भारत को शोभा नहीं देता है। पूरे देश में ये फोटो गया है, पूरे देश में ये फोटो गया है और कोई अपने गणतंत्र के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा। राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार हैं बाला मामा, इनके ऊपर कार्रवाई जो है की जा रही है। जब देखो, गणतंत्र में अगर डराने की कोशिश करोगे तो पलटवार हो जाएगा, और ये जनता पलटवार करती है। डरा के, धमका के, किसी को झुठला करके, माथे पे बंदूक रख के चुनाव नहीं जीता जाता है। और मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में इस बार जनता चुनाव हाथ में ले लेगी, जनता चुनाव हाथ में ले लेगी। इतना गुस्सा है लोगों के दिल में। जिसको देखो तुम डरा रहे हो, जिसको देखो तुम डरा रहे हो। कल कार्रवाई हुई, 3 महीने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? कल जब कार्रवाई होती है उसकी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकारी यंत्रणों का गैरव्यापार किया जा रहा है। और कोई पेपर भी जांच नहीं की उन्होंने। हाई कोर्ट का उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ MMRDA के जो कमिश्नर बैठे हैं कि आप क्या पेपर देखते नहीं क्या, कि सिर्फ फ़ोन पे हुई ऑर्डर को इस्तेमाल कर उसका अमल करते हो? आप IAS हो, चुनाव चालू है, ऐसे में आप कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोसीजर चालू है, आपका कंडक्ट देखिए। सब जायज़ कागजात कोर्ट के होने के बावजूद आपके लोग वहाँ तोड़ने की हिम्मत करते हैं और पुलिस भी उनको मदद करती है। हम ये सहन नहीं करेंगे। अत्याचार और अनाचार की एक परिसीमा होती है। आप चरम पे पहुँच गए हो, इसके बाद सहन नहीं किया जाएगा। भले ही कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो चलेगा, और जब गणतंत्र बचाना होता है तब कानून हाथ में लेना कोई बुरी बात नहीं। आज़ादी के लिए हजारों ने कानून हाथ में लिया था, यहाँ तो अब आज़ाद भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए कानून हाथ में लेना पड़ेगा, और वो हम लेंगे। सर, गए कुछ दिनों से ये सब देखा जा रहा है कि ठाकरे गुट के जो अमोल कीर्तिकर है उन्हें भी उम्मीदवारी मिलने के बाद ही कार्रवाई शुरू की गई, बाला मामा के ऊपर भी इस तरह से। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि महाराष्ट्र की जनता, जिसकी संस्कृति ही प्यार है, अतिथि दे दो भो ऐसा बोलने वाला ये महाराष्ट्र। आज पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे, पेट भरते हैं। ये मिट्टी सबकी है। ये मिट्टी जिसने सर को लगाई वो भूखा नहीं सोया है। ये मिट्टी में अपनापन है। किसी को बर्बाद करने के लिए मिट्टी कभी नहीं कहती है। इस मिट्टी को बदनाम मत करो। ये शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है, उसको बदनाम मत करो।
सत्ता के हाथ में आ गई तो तुम खुद को सुल्तान समझने लगे क्या है? सर, जिस प्रकार अभी नाम जो है वो जाहिर की गए हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है नाराज- ठीक है, चलता है, कोएलिशन में ये सब चलते रहता है। कोएलिशन इज अ गेम ऑफ पेशेंस एंड कॉम्प्रोमाइज। हमने हर कोएलिशन में 14 से लेके 15 सीट लड़ाई है। शरद पवार जी ने बोला, जितेंद्र आप कुछ भी करो, जयंत कुछ भी करो, अपने को चुनाव बीजेपी को हराने के लिए लड़ना है। 4-5 सीट गई तो गई, हमारी 4 सीट गई। हम पहले अमरावती लड़ते थे, हम पहले रायगढ़ लड़ते थे, हम पहले गोंदिया भंडारा लड़ते थे, हम अमरावती लड़ते थे। हमने नहीं लड़ी इस बार। हमने कहा कि जीतने वाले कैंडिडेट अगर आपके पास है तो दे दीजिए। कोलिशन में हर एक की यही भूमिका होनी चाहिए कि एक जगह पे रुककर आप रोक नहीं सकते। ये माहौल जो महाराष्ट्र में बन चुका है, जो जनमानस के दिल में है, वो तुम्हारे दिल में चाहिए। जनमानस के दिल में जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में विकृति आई है, उसको ख़त्म करने के लिए जनमानस उसका दिल टूट जाएगा, ऐसा कुछ मत करो। लोगों के दिलों में अंगार लगी हुई है, अंगार, कि जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जो गुरूर दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। राजनीति में कोई राजा नहीं होता है, जो होता है वो सेवक ही होता है। ये राजा राजवाड़ाओं की चली गई। हमें दुख होता है जब छत्रपति, अपने आप को छत्रपति कहने वाले सातार के हमारे उदयनराजे दिल्ली के तख्त पे 4 दिन खड़े होते हैं टिकट के लिए। ये बड़ी दुख की बात है। दिल्ली के तख्त को लात मार के उनको सवाल पूछने की आदत महाराष्ट्र को है। आज ये सब भूल गए। जो ज़्यादा सलवरोग पे जाके खटखटा के लिस्ट लेके आते थे, वो दादा 6-6, 7-7 दिन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए रुकते हैं। लिस्ट बनाते समय मातोश्री में शिंदे साहब को बुलाया जाता था, लिस्ट बनवाई चाहिए। शिंदे साहब बैठ के लिस्ट तैयार करते थे। आज वो शिंदे साहब को मालूम नहीं कौन सा टिकट कब कटने वाला है। ये महाराष्ट्र की बेइज्जती है। भले शरद पवार कैसे भी हो, लेकिन कांग्रेस उनको पूछे बिना कुछ नहीं करती थी महाराष्ट्र में। वो शरद पवार जी की ऊंची। और आज नहीं, पिछले 50 सालों में जब से उन्हें कांग्रेस छोड़ी, वो छोड़ दो, पर जब भी वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में वो 2 नंबर 3 नंबर के ही नेता रहे। गांधी खानदान एक अलग खानदान है, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन उनको बिना पूछे महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं होता था। अब इनको मालूम ही नहीं अपनी सीट कितने आने वाले, किसको मिलने वाले। उम्मीदवार भी वो तय करते हैं। अभी दादा के 4 उम्मीदवार हैं, बीबी घर की है, रायगढ़ में सुनील